बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आज़म राई। नाजरीन, कराची के हालात जो है वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। कई हफ्तों से कराची में ट्रैफिक के ऊपर कानून बन रहे हैं, सख्तियाँ हो रही हैं, लेकिन उसका अभी तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट जो है नज़र नहीं आ रहा। अगर साथ साथ बात करें हम कॉन्गो की, तो कॉन्गो भी कराची में 2 केसेस आ चुके हैं और दोनों फरीक़ैन जो कॉन्गो से इन्फेक्टेड थे उन दोनों का कराची में इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल में इंतकाल हो चुका है। कॉन्गो क्या है, किस तरह फैलता है, क्या आता है, ये हमने मतलब हाँ, आजकल के लोगों को ये नहीं पता कि कॉन्गो वायरस क्या है और ये किस तरह फैलता है, क्या होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात नज़र दौड़ाएं दोबारा डंपर के ऊपर, हैवी ट्रैफिक के ऊपर, अभी कल परसों की बात है कि डीआईजी ट्रैफिक की सिफारिश पर जो नोटिस निकाला गया उसमें लिखा गया कि कराची की 20 सड़कों पर चिंचियाँ जो हैं वो नहीं चला करेंगी, जो कि नहीं चल रही हैं। एक अच्छा कदम है, लेकिन इसका अल्टरनेट जो है अभी तक नहीं दिया गया। एक अफसोसनाक वाक़या रात में पेश आया कि मतलब बजरी से लोड डंपर, 2 डंपर, सुनने में आ रहा है कि 2 डंपर्स आपस में रेस लगा रहे थे और नाता खान ब्रिज के करीब वो डंपर एक चलती हुई गाड़ी के ऊपर एक डाले के ऊपर गिरा। यानी कि वो ज़ाहिर है हैवी होता है डंपर, उसके अंदर अगर बजरी रेती लोड हो तो वो काफ़ी हैवी हो चुका होता है। तो वो चलती हुई गाड़ी के ऊपर गिरा, जिसके नतीजे में एक बच्चे और एक खातून हलाक हो गई और मौजज़ाना तौर पर ड्राइवर जो है वो बच गया। इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए जो है ना वो पता नहीं कब इक़दाम उठाए जाएंगे। अक्सर देखने में आता है रात को अगर लेट नाइट, अगर राशिद मिनास रोड की अगर हम बात करें, क्योंकि वाक़या भी राशिद मिनास रोड से थोड़ा आगे नाता खान ब्रिज के करीब जो है वो पेश आया। अगर राशिद मिनास रोड की बात करें तो अक्सर हमारा वहाँ से गुजरना होता है, तो हम देखते हैं कि रात को 1 बजे 2 बजे के करीब ट्रैफिक तो मामूल के मुताबिक चल ही रहा होता है, क्योंकि कराची की आवाम सोती नहीं है तो पूरी रात ट्रैफिक चल रहा होता है। लेकिन जो हैवी डंपर्स और ट्रॉलर्स हैं, ट्रॉलर तो खैर कम ही नज़र आते हैं, लेकिन डंपर्स जो हैं, ख़ास तौर पर कचरा उठाने वाले डंपर्स, वो इतनी तेज़ गुजर रहे होते हैं कि उनकी स्पीड अगर हम तखमीना लगाएं तो उनकी स्पीड 80-90 या 70-80 से कम नहीं होगी, क्योंकि वो इतनी स्पीड में होते हैं। इतनी बड़ी गाड़ी इतने छोटे से रोड पर इतनी स्पीड में, जहाँ पे पुल भी हैं, रास्ते भी हैं, लोग, सोसाइटीज़ भी हैं, अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर लोगों का गुजरना होता है, लोग मुड़ रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं घरों से, अपनी फ्लैट्स के अंदर से, और वहाँ पर अगर ट्रैफिक का ये हाल होगा तो इस तरह के वाक़यात जो हैं वो पेश आएंगे। सुनने में आया है कि सिंध हुकूमत ने ट्रैफिक की मदद से, ट्रैफिक पुलिस की मदद से कई हज़ार मोटरसाइकिल्स जो है ना वो तकरीबन 76,000 मोटरसाइकिल सीज़ कर दी। लेकिन 76,000 मोटरसाइकिल तो सीज़ कर दी, कितनी हैवी गाड़ियाँ सीज़ की गई, कितनी ड्राइवर्स को जुर्माना हुआ, इसका कोई अभी तक इसके वो सामने नहीं आई है। 200-250 चिंचियाँ और हज़ारों मोटरसाइकिल, यानी कि जितना भी आपका जो गुस्सा निकलता है वो गरीब आवाम पर निकलता है, मोटरसाइकिल सवारों पर निकलता है। लेकिन अगर हम बात करें हेल्थ की, तो कराची में हेल्थ का बहुत बुरा हाल है और कराची में बहुत सारे मकामात पर कुछ अभी तक हम पोलियो पर काबू नहीं पा सके, लोग अभी तक इनकारी हैं पोलियो की वैक्सीन से। कल भी मुस्तफ़ा कमाल साहब परसों अपनी जो है ना प्रेस ब्रीफिंग में कह रहे थे कि कराची के बहुत सारे लोग जो हैं वो पोलियो से इनकारी हैं, आखिर क्यों हम पोलियो ख़त्म नहीं कर पा रहे। लेकिन अभी जो केस है वो 2 केसेस सामने आए हैं कॉन्गो के, और दोनों अफराद जो हैं वो जान से चले गए हैं। इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर जमील मुगल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं लियारी जनरल हॉस्पिटल के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, हम कोशिश करेंगे दोबारा राब्ता बहाल किया जाए। नाजरीन, अब डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि आखिर ये कॉन्गो वायरस है क्या, ये किस तरह फैलता है, किन लोगों को मुतासिर करता है, क्या हमारे पाकिस्तान में ये कॉन्गो वायरस पाया जाता है या नहीं पाया जाता, और अगर नहीं पाया जाता तो यहाँ पर ये कैसे आ गया, 2 मरीज़ कैसे उससे मुतासिर हो गए, और आया मज़ीद भी इससे मुतासरीन का ख़दशात हैं कि और लोग भी यकीनन मुतासिर हो सकते होंगे या हो चुके होंगे, और किस तरह इसकी तशख़ीस होती है, क्या इसकी जो है ना वो प्रिकॉशंस हैं और क्या इसका इलाज है। आया 2 मरीज़ अगर इन्फेक्टेड हुए हैं और दोनों के दोनों चल बसे तो ये तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ये तो बहुत अलार्मिंग सी बात है। गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कर रही है और क्या करना चाहिए, हम कोशिश करेंगे कि जमील साहब से हमारा राब्ता दोबारा बहाल हो जाए ताकि हम इसके ऊपर बात करें। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कराची के हालात की। हमने कल भी बात की कि कराची जो है ना वो रहने के काबिल नहीं रहा। 173 में से 170वें नंबर पर जो है वो
आ गया कराची। तो नाज़रीन दोबारा अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। डॉक्टर जमील मुगल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं लियारी जनरल हॉस्पिटल के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, कॉन्गो वायरस लोगों ने नहीं सुना, आम लोगों की नज़र से या उनके सुनने में नहीं आया। कॉन्गो वायरस आखिर है क्या और ये किस तरह फैलता है? देखिए, कॉन्गो वायरस बेसिकली ज़ाहिर जैसे आपने बताया ये एक वायरस है जो कि हमारे जो एनिमल्स हैं जैसे गाय, बैल, बकरी, बकरा, भैंस, ऊंट या दीगर जो जानवर हैं जो कुर्बानी के लिए यूज होते हैं, और इसके अलावा भी फार्म हाउसेज हैं वहाँ पे इनको रखा जाता है। तो इन जानवरों पर एक खास किस्म की टिक्स होती है जिसको चीचड़ कहते हैं। सही। तो वो इन्फेक्टेड होता है और उसके काटने से ये वायरस इंसान में मुंतकिल हो जाता है। अब जैसे ही ये इंसान में मुंतकिल होता है तो उसके बाद फिर इसके मुख्तलिफ फेजेज हैं। जैसे इंक्यूबेशन पीरियड है इसका कि ये काटने के बाद कितने वक्त में दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकता है। तो ये कोई 1 से 3 दिन में ऐसा है कि ये मुंतकिल हो सकता है। और मुख्तलिफ कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें 9 दिन भी लग जाते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि इसमें जिस्म से खून निकलता है और मसूड़ों से खून बहता है। और जिससे जो है वो खून की कमी होती है और इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। अच्छा, रिपोर्ट के मुताबिक मैं जो अभी रिपोर्ट पढ़ रहा था कॉन्गो वायरस के हवाले से, उसमें लिखा था कि इसमें अगर कोई शख्स इससे इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसके बचाव के यानी कि उसकी सर्वाइवल रेट जो है वो सिर्फ 10% होता है। देखिए, जो केस फैटिलिटी रेट है ना इसका वो है 10 to 40%। ओके। लेकिन कुछ आउटब्रेक्स अफ्रीकन कंट्रीज में ऐसे हुए हैं जिसके अंदर फैटिलिटी रेट जो है वो 80% तक भी गया है। अब हमारे यहाँ चूंकि इसका एक्सपोजर जो है वो मंडी में आम लोगों का बहुत होता है। दूसरे जो डेवलप कंट्रीज हैं उसमें स्लॉटर हाउस बने हुए हैं और वहाँ पे एनिमल्स को लेके वो वहीं पे दे देते हैं, वहीं रखते हैं और फिर वहीं पे उसकी स्लॉटरिंग करके ज़िबा करके और वो दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे चूंकि क्लोज कांटेक्ट होता है हमारे लोगों का एनिमल्स के साथ, तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी ये है कि केस फैटिलिटी रेट जो है वो इस रेशो से ज्यादा हो सकता है जो है। लेकिन जो स्टैटिक्स हैं जो इंटरनेशनल वो यही कहती हैं कि 10 to 40% है और सम आउटब्रेक्स में 80% तक गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी मतलब वो बात है कि हमारे यहाँ कॉन्गो वायरस ये हमारे यहाँ अभी तक पाया जाता है और जिस तरह आपने बताया कि ये एनिमल के ज़रिए इंसानों में मुंतकिल होता है, अगर वो काट लेता है तो वो इंसान में मुंतकिल हो जाता है। तो क्या इसके लिए कोई स्प्रे या कोई दवाई, कोई इंजेक्शन अगर जानवरों में लगाया जाए या जो हमारी लाइफ स्टॉक का जो डिपार्टमेंट है अगर इसके ऊपर काम करे तो इसमें कुछ बेहतरी आ सकती है? जी बिल्कुल आ सकती है बेहतरी। देखें, जितनी भी इंफेक्शियस डिजीज है ना, मुतअद्दी अमराज जिन्हें कहते हैं, उनका बेहतरीन जो तरीक़ेकार है उनसे बचाव का वो है प्रिवेंटिव मेजर्स। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो बीमारियों के फैलाव को रोकना और उसके लिए आगाही प्रोग्राम मुनक्किद करना और उसके लिए जो ऐसे तरीक़ेकार अख्तियार किए जाएं जिनसे ये चीचड़ पैदा ना हो और अगर पैदा हुए हैं तो उनको किल कर दिया जाए। तो इसके लिए ये एक्रिसाइड्स कुछ आते हैं, केमिकल्स। तो होना ये चाहिए कि जो हमारे यहाँ मवेशी मंडी लगती है या फार्म हाउसेज हैं वहां पर एक क्वारंटीन होना चाहिए जहां पर 4-5 रोज के लिए उस जानवर को रखा जाए और उनका एक्रिसाइड्स केमिकल से स्प्रे किया जाए ताकि अगर उनके जिस्म पर ये चिचड़ी है तो उसका खात्मा हो जाए। और इसका फिजिकल मुआयना भी होना चाहिए। अगर इस तरह के जानवर हैं उनको मज़बा खाने में या मंडी में लाने से पहले अगर स्प्रे कर दिया जाए और उनकी देखभाल की जाए तो मैं समझता हूं कि ये इसके चांसेस कम किए जा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी एहतियाती तदाबीर हैं कि मिसाल के तौर पे अगर वो मवेशी मंडी में वो जानवर आ गया, आने के बाद अब लोगों का बड़ा क्लोज कांटेक्ट उसके साथ होता है, हाथ भी लगा रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं। तो ये भी एक बड़ा चांस है कि जिससे वो चिचड़ी उसके जिस्म पे दाखिल हो सकती है।
तो इसमें व्हाइट कलर के कपड़े पहन के जाने चाहिए, ताकि अगर वो चिचड़ी जिस्म पे चढ़ जाए तो व्हाइट कलर के कपड़े पर वो वाज़े नजर आ जाए और उसको वहीं पे खत्म किया जा हाँ, सके जाए। ये एक अच्छा पॉइंट है कि ताकि जी जी वो उसका एक्सपोजर हो जाए, नज़र आ जी, जाए। एक्सपोजर हो जाए, वो नजर आ जाए और उसको फौरन जो है वो मार दिया जाए। और इसी तरह गैर जरूरी तौर पर भी आपने देखा, हमारे यहाँ कुर्बानी का जानवर लेने जा रहे हैं तो पूरी पूरी फैमिलीज जा रही हैं, आठ आठ बिल्कुल दस ऐसा दस ही लोग है। जा रहे हैं। तो ये गैर जरूरी स्लाटर हाउस में या मवेशी मंडी में जाना, ये भी मैं समझता हूँ कि एक रिस्क फैक्टर है, जिसकी वजह से लोगों का एक्सपोजर बढ़ता है, और एक्सपोजर बढ़ रहा है तो चांसेस होते हैं कि उनको ये हो जाए। अब अगर आप चले भी गए मिसाल के तौर पे मवेशी मंडी में, तो बार बार अपने जिस्म को देखना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, लॉन्ग स्लीव्स पहननी चाहिए, ट्राउजर्स लॉन्ग पहनने चाहिए। हमारे यहाँ तो शॉर्ट्स में जो है वो बच्चे चले जाते हैं वहां पे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कि जिसकी बुनियाद पे ये अच्छा, फिर कुर्बानी जब करते हैं उसमें गोश्त की हैंडलिंग होती है। अब हमें नहीं पता वो जानवर मुतासर है या नहीं है, इन्फेक्टेड है या नहीं है, तो उसके गोश्त को ना सिर्फ बल्कि अवाम, लेकिन जो हमारे कसाई हजरात हैं, वो भी भाई हैं हमारे, उनको भी एहतियात करनी चाहिए कि वो ग्लव्स पहने या कोई ऐसी चीज इस्तेमाल करें जिससे वो उनको, अगर ये हैं चिचड़ हैं उसके जिस्म पे, या वो गोश्त उसका फर्ज करें इन्फेक्टेड है, तो उसकी ब्लड है, उसकी सिक्रीशंस हैं, उससे भी ये जो है वो ट्रांसमिट होता है। खिचड़ी अच्छा, से ये जानवर में हुआ। ये डॉक्टर साहब, ये आपने एक बड़ी इम्पोर्टेंट आपने जो है ना ये बात रेस की है कि अगर कोई जानवर इन्फेक्टेड है इससे, जी जिस जो आपने बताया कॉन्गो से, तो क्या जी जी, उसका ब्लड और गोश्त भी इन्फेक्टेड है? देखें ब्लड और बॉडी सिक्रीशंस, और ज़ाहिर है गोश्त जो होता है उसमें ब्लड होता है। सही है। अगर इन्फेक्टेड एनिमल है, उसका ब्लड और उसकी बॉडी सिक्रीशंस में भी वो वायरस मौजूद होता है, तो उससे भी अगर जो उसको हैंडल करने वाला है उसके हाथों में कहीं कट्स हैं, तो वो ट्रांसमिट हो सकता है उसे जो है। नहीं तो अल्टीमेटली तो खाने से भी तो हो सकता है। नहीं, खाने से अभी तक ऐसी कोई चीज रिपोर्ट हुई नहीं है कि ये इसका कोई ओरल रूट हो। इसका रूट जो है वो ट्रांसमिशन का वो यही है, टिक बाइट से है, और प्लस जो है वो ये हैंडलिंग इसकी और ब्लड की। और बिल्कुल आपने सही बात कही, जो कसाई वगैरह हैं या जो लोग घरों में कुर्बानियाँ करते हैं, तो उनमें जो वो लोग वेपन कहूँगा, मतलब जो टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे छुरी है या कोई चापड़ वगैरह है, कोई इस तरह की टूल्स हैं, तो वो टूल्स तो अगर उसका ब्लड इन्फेक्टेड है तो अल्टीमेटली अगर कट लगता है तो वो तो आपका बहुत आसान है इसको ट्रांसमिट होना, क्योंकि कट लगना तो बहुत कॉमन सी बात है, क्यों आमतौर पर यूं ही कट लग जाता है। जब आप हमारे जैसे अनप्रोफेशनल कसाई जब घरों में कुर्बानी कर रहे होते हैं तो कट लग जाता है, तो वो अल्टीमेटली वो ट्रांसमिट होना बहुत नज़दीकी ये सबब बन सकता है इसका। जी बिल्कुल बन सकता है। और देखें जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, तो वो एक्सपीरियंस होते हैं, उनको उनको जरा कट कम लगते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमारे इस सीजन में आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे नॉन प्रोफेशनल लोग भी इस फील्ड में आ जाते हैं अपने रोजगार के लिए, तो वो चूंकि एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, तो जिसकी बुनियाद पे उनको कट लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो घर की खवातीन को भी एहतियात करनी चाहिए कि किसी किस्म का भी अगर बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं या मटन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अगर जाहिर है उसमें गोश्त में खून तो होता है, उनको तो नहीं पता घर पे जो गोश्त आ रहा है वो अल्लाह आया वो इन्फेक्टेड है या नहीं है, और कट लगना घर की खवातीन को भी कट लग जाते हैं जब वो गोश्त वगैरह को काट रही होती हैं या गोश्त वगैरह को बनाने के लिए तैयारी कर रही होती हैं, तो अल्टीमेटली खवातीन को भी इसमें एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। आजकल तो ग्लव्स आते हैं, बहुत इकोनॉमिकल भी हैं, वो 100 का पैकेट्स आता है, तो इस किस्म की चीजों को हैंडल करते हुए मैं समझता हूँ ग्लव्स पहनने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं कि ये पर्सन टू पर्सन कैसे ट्रांसमिट होता है, थ्रू ब्लड या ये एयरबॉर्न भी है? नहीं, एयरबॉर्न नहीं है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो है वो क्लोज कांटेक्ट से होती है, जो कि उसकी ब्लड से, सिक्रीशन से, और उसके जो ऑर्गन है या अदर बॉडी फ्लूइड्स हैं, जो इन्फेक्टेड एनिमल है या इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उसके क्लोज कांटेक्ट से ये हो सकता है। नहीं, ब्लड क्लोज की कांटेक्ट से मुराद ये, जिस तरह आम अगर हम खसरा की बात करें, अगर हम और जो वायरल डिजीज है उनकी बात करें, तो वो टच होने से भी फैल जाता है। एयरबॉर्न नहीं है, ये एयरबॉर्न नहीं है, टच होने से नहीं। या साथ बैठने से नहीं फैलेगा, ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिट है ये। स्लाइवा ट्रांसमिशन है? नहीं, असल में बॉडी फ्लूइड्स में आता है सलाइवा भी, कि अगर जानवर का सलाइवा या इन्फेक्टेड एनिमल का सलाइवा
उसमें भी ये वायरस हो सकता है जो है वो, नहीं, क्योंकि सिचुएशन है वो भी ज़्यादा इन्फेक्टेड ह्यूमन अगर हो तो उसका ऑफ कोर्स ह्यूमन या एनिमल जो सही है। इन्फेक्टेड है उसका ब्लड, उसकी बॉडी सिक्रीशंस, उसके बॉडी फ्लूइड्स जो भी हैं उसमें ये वायरस हो सकता है जो। तो ये तो मतलब इसके ऊपर तो मेरे हिसाब से हमें एक बाकायदा तौर पे इसके पे कैंपेन करनी चाहिए अवेयरनेस की, क्योंकि आम लोगों को इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत डिटेल में हमें इस बातों से आगाह भी किया और बताया भी, और हम कोशिश करेंगे कि आप यकीनन अपने हॉस्पिटल्स में इस बात की अवेयरनेस भी दे रहे होंगे और बता भी रहे होंगे। तो हम भी कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम के ज़रिए, टीवी चैनल के ज़रिए हम इसको ये अवेयरनेस तो कम से कम दे सकें कि आप इन चीज़ों में एहतियात करें। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए डॉक्टर मोहम्मद जमील मुगल साहब, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है लियारी हॉस्पिटल के, वो हमें बता रहे थे। तो नाजरीन, जैसा कि आपने सुना डॉक्टर साहब जो है वो हमें बता रहे थे कि हमें एहतियात किस तरह करनी है और ये किस तरह इसकी ट्रांसमिशन होती है, और इसका जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत कम है। और जिस तरह उन्होंने बताया कि बॉडी से खून आने लगता है, मसलों से खून आने लगता है, और इसके जो कॉज ऑफ डेथ बनती है वो आपके खून की कमी बनती है। और यकीनन इसकी प्रिकॉशंस, इसका हल है। अब मेडिसिन इस पर कितना हल करती है, किस तरह इसको ट्रीट किया जाता है, इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि तफसीली डॉक्यूमेंट्री बनाकर भी आप लोगों के साथ जो है वो आपके चैनल के तवज्जुह से शेयर की जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। नाज़रीन, चलते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब, और वो है कराची का ट्रैफिक। कराची का ट्रैफिक क्यों संभल कर नहीं दे रहा? आखिर इतनी पुलिस, इतना बजट, इतने लोग, एक पूरी मिनिस्ट्री इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। आखिर क्यों अमल दरामद सिर्फ गरीबों के लिए होता है, या उन लोगों के लिए जो माफिया नहीं है, या उन लोगों के लिए जो लोग मजबूत नहीं हैं? अगर हम बात करें चिंचियों की, तो एक चिंचियों का बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक पूरा माफिया है, मैं कहूँगा पूरा माफिया है। लेकिन जिन जिन रोड्स पर पाबंदी लगाई गई है, मैंने खुद इस चीज़ पर नज़र दौड़ाई तो मुझे उन रोड्स पर चिंचियाँ नज़र नहीं आई, और ये एक बहुत खुशाइंद बात है। और ये मैं समझता हूँ कि कमिश्नर कराची, डीआईजी ट्रैफिक और ट्रैफिक पुलिस और जितने भी इदारे इसमें मिलकर काम कर रहे हैं, उन सब के लिए ये बहुत खुशाइंद है, और उनकी रिट चैलेंज नहीं होती। अगर ये चिंचियाँ में रोड्स पर नज़र आ रही होती तो डेफिनेटली उनकी रिट एक चैलेंज हो जाती कि भाई अगर आपने नोटिफिकेशन निकाला है, पाबंदी है, और वहाँ से ये चिंचियाँ गुजर रही हैं, तो आपकी रिट चैलेंज हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, और बहुत मैं अप्रिशिएट करूँगा डीआईजी ट्रैफिक के इस इक़दाम को, क्योंकि रोड्स पर जो इन्होंने तमाशा लगाया हुआ था वो बेहतर हो गया है, और बहुत हद तक बेहतर हो गया। लेकिन बहुत सारे लोगों का रोज़गार जो है वो इससे जुड़ा हुआ था, बहुत सारे लोग बरसरे रोज़गार थे, और बहुत महंगी जो है ना वो उन्होंने ये गाड़ियाँ ख़रीद कर रोड्स पर लेकर आए थे, और फिर उस पर पाबंदी लगती है। देखते हैं पाबंदी कहाँ तक चलती है। फ़िलहाल तो 2 महीने की एक्सटेंशन है, लेकिन देखते हैं कि ये पाबंदी कितनी चलती है। और परेशानी ये है कि मेरी कुछ लोगों से बात हुई, कुछ लोगों से मुलाकात हुई, तो उनमें पता ये चला कि जो लोग चिंचियों पर ख़ास तौर पर ख़वातीन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स जॉब जो करते हैं, एक ऑड जॉब्स जो लोग करते हैं, वो लोग इससे बड़ा मुस्तफ़ीद होते थे, और अब उनके पास ये सहूलत मैसर नहीं है, और वो महंगा ट्रैवल करने पर मजबूर है, क्योंकि हर जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया नहीं की गई है। लेकिन रिट चैलेंज कहाँ होती है? रिट चैलेंज होती है जब आपका कातिल डंपर्स के ऊपर से इख्तियार ख़त्म हो जाता है, और वो आपकी बात मानने से इनकार करते हैं। सिंध गवर्नमेंट के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक डंपर्स अलाउ हैं, ठीक है, यानी कि हैवी ट्रैफिक, उससे पहले अलाउ नहीं है। कल या परसों की बात है कि आईसीआई ब्रिज पर एक नेवी का जवान जो है वो कुचला गया एक ट्रॉलर की वजह से। रोड बहुत श्रिंक था, बहुत छोटा रोड था, और उसमें वो कुचला गया। उसकी वीडियोस भी वो सामने आई हैं। तो किस तरह आप ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं कि इतने बड़ा ट्रॉलर, 18, 20 और 22 व्हीलर ट्रॉलर जो हैं वो रोड्स पर दंदनाते फिर रहे हैं दिन के टाइम पर, और वो सीसीटीवी फुटेज जो है ना वाज़े उसमें दिन की रोशनी और सूरज नज़र आ रहा है। तो ये किस तरह मैनेज करेंगे आप? क्या आपकी रिट चैलेंज हो रही है, या आप करना नहीं चाहते, या कटजोड़ है? बहरहाल एक खुशाइन बात जो बिल्कुल जो है ना उसके ऊपर अप्रिसिएशन भी बनती है कि हम अप्रिशिएट करें कि जो डंपर्स हैं वो दिन के वक्त नज़र नहीं आ रहे, जिस तरह चिंचे नज़र नहीं आ रही, डंपर्स दिन के वक्त नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अभी भी कानून पर अमल दरामद बाकी है। जिस तरह गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के मुताबिक आपकी स्पीड हद स्पीड 30 होनी चाहिए रात के वक्त भी,
और दिन में टैंकर्स भी अलाउ नहीं है, आया कोई इमरजेंसी ना हो, लेकिन दिन में वाटर टैंकर दंदनाते फिर रहे हैं, पेट्रोल के जो टैंकर्स होते हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं, बहुत सारे जो है ना बड़ी हैवी ट्रैफिक की जो हैवी ट्रैफिक है वो दंदनाती फिर रही है दिन के अंदर, लेकिन डंपर्स नज़र नहीं आ रहे। यकीनी तौर पर डंपर्स नहीं है, लेकिन बाकी जो हैवी गाड़ियाँ हैं वो नज़र आती हैं, टैंकर्स तो ख़ास तौर पर नज़र आते हैं, और ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ पानी मैसर नहीं है। और कराची का 50% से 60% जो 50 से 60% जो लोग हैं वो पानी के मुतासरीन हैं, और वहाँ पर कराची में पानी जो है वो नहीं है। तो यकीनन जिन इलाकों में पानी नहीं है और वहाँ डंपर नज़र आ रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं तकरीबन 50 से 60% आबादी में जो टैंकर से दंदनाते फिर हैं। और पिछले दिनों तो आपको याद होगा कि एक पानी का टैंकर सखी हसन हाइड्रेंट के सामने एक घर के अंदर घुस गया था, और अभी पिछले दिनों डिफेंस में भी ये वाक़या पेश आया कि पानी का टैंकर जो है वो घर के अंदर जो है वो घुस गया। आखिर में वो कहते हैं ब्रेक फेल हो गई। तो आपकी फ़िटनेस कहाँ है? अगर ब्रेक फेल हो गई, क्यों हो गई ब्रेक फेल? आप इतनी बड़ी गाड़ी लेकर निकलते हैं, आप सेफ्टी मेजर्स को मद्देनज़र नहीं रखते, आप ब्रेक चेक नहीं करते, ब्रेक ऑयल चेक नहीं करते, आप ब्रेक ऑयल चेक नहीं कर आप ब्रेक ऑयल चेक नहीं करते, आप फिटनेस चेक नहीं करते। किस तरह आप जो है ना वो चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं? किस तरह आप ये सब कंट्रोल कर रहे होते हैं? कौन आपको फिटनेस सर्टिफिकेट देता है? क्या आपका कोई अपना महकमा या कोई सरकारी महकमा आपको फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं करता? और क्या उनके तरीक़ेकार हैं? किस तरह मेजरमेंट होती है? पंजाब में तो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लग रही है। पंजाब में तो बाकायदा तौर पर वहाँ पर महकमे बनाए गए, एक डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, वर्कशॉप्स बनाई गई हैं जहाँ पर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है कि आया उसमें जो कार्बन है वो कितना कार्बन छोड़ रही हैं, वो कितना धुआं छोड़ रही हैं, माहौल को कितना नुकसान हो रहा है। और हम यहाँ पर डंपर्स के नीचे दबकर मर रहे हैं, हम यहाँ डंपर की टक्करों से टॉयलेट कुचल रहे हैं हमारी आवाम को। आप एक देखें कि एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को कुचल दिया, और अभी तक यकीनन वही बात होगी कि इसके ऊपर फिर वही बात होगी, थोड़ी सी मैं प्रोग्राम कर दूंगा, कुछ लोग उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालेंगे, लेकिन अमल दरामद नहीं होगा। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे टेलीफोन लाइन पर मोहम्मद फराज साहब सीनियर साफ़ी हैं और बड़े एक्टिव साफ़ी हैं, ख़ास तौर पर ऐसे मामलात पर, कराची के मामलात पर बड़ी नज़र होती है उनकी। बहुत शुक्रिया फराज साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। हम बात कर रहे हैं रात को जो वाक़या पेश आया कि एक बजरी के डंपर ने एक गाड़ी को कुचल दिया, उसमें एक बच्ची और एक खातून जाँ बहक हो गई, और मुर्जाना तौर पर जो है ना वो ड्राइवर बच गया। जी बिल्कुल, ये वाक़या रात तकरीबन बजे ड्रेड रोड और ये राशिद मिनास रोड के संगम पे पेश आया। जी बिल्कुल, जहाँ दो रेती ले जाने वाले डंपर आपस में रेस लगाते हुए एक वीगो गाड़ी के उसमें से एक डंपर उलट गया था। जी हाँ, जिसके नतीजे में गाड़ी में एक ड्राइवर था, दो खवातीन थी, एक बच्ची थी। ड्राइवर मर्दाना तौर पर बच गया, लेकिन दोनों खवातीन और बच्ची दब गए थे, जिनको 3-4 घंटे की मेहनत के बाद पाक फौज में अपनी मशीनरी के साथ पहुंची। 3-4 घंटे मेहनत के बाद निकाला गया। तो बदकिस्मती से खातून और बच्ची इसमें शहीद हो गए। वो सीओडी था ना, इस वजह से पाक फौज वहाँ मौजूद थी तो उन्होंने निकाल लिया, वरना तो ये दबे रहते इसी तरह, जिस तरह ये अपना याद होगा बलोच कॉलोनी के ब्रिज के ऊपर वो पूरी रात गाड़ी दबी रही थी, वो साफी जिसका इंतकाल हुआ था शराट गाड़ी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही था। ये तो पाक फौज के जवान पहुंच गए थे वहाँ पे फौरन से मौके पे, और उनके पास मशीनरी भी अवेलेबल थी। फिर भी 3 घंटे लगे ऑलमोस्ट ये सारी सिचुएशन को हैंडल करने में और उस दबी हुई गाड़ी को निकालने में। तो एक खातून और एक बच्ची तो एक्सपायर थी, दूसरी एक खातून जो थी वो शदीद जख्मी थी। ड्राइवर मर्दाना तौर पर बच गए थे, लेकिन इस पूरे उसके अंदर सबसे जो अफसोसनाक बात है वो ये है कि रेती से भरे हुए डंपर्स की आपस में रेस लग रही है कराची की सड़कों पर। जी हाँ, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा सवालिया निशान है हमारे इदारों के लिए, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले इदारे, इन तमाम लोगों के लिए। नहीं तो फराज साहब ये क्यों, मैं अक्सर हम दोस्तों के साथ आशिम मिनास रोड पर जो है ना अक्सर हमारी वहाँ पे सिटिंग होती है, और मैं परसों बात कर रहा था सीनियर साफ़ी हमारे अली सरवर साहब उनसे कि वहाँ पर जो डंपर गुजरते हैं वो इतनी स्पीड से गुजरते हैं कि मैं हैरान होता हूँ कि भाई आप अपनी गाड़ी का आप हजम देखें, आप रोड देखें। आपको पता ही है कि सोसाइटीज़ बनी हुई हैं पूरे मेन रोड के ऊपर, अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, वहाँ से ख़वातीन बच्चे निकलते हैं गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों पर। वो जब रोड पर आते हैं तो एकदम डंपर आता है। मैंने अपने सामने देखा कुछ लोग वहाँ बचे, लेकिन उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, एक के बाद दीगर जो है वो डंपर 70, 80, 90, 100 तक की स्पीड में जा रहे हैं, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक तो इनको 30 से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन असल में नोटिफिकेशन को तो वो मानते हैं जो कि शहरी हो। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वायसराय साहब है,
जिन्होंने जो फौरन से धमकी दे देते हैं और हम महकूम है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है कराची। तो ये क्या क्या हो रहा है हमारे शहर के अंदर? डेवलपमेंट है नहीं। पाकिस्तान और कराची का जो नंबर है 173 ममालिक 173 शहरों का सर्वे होता है, कराची का नंबर 170वां आता है। डेवलपमेंट नहीं है। और मेयर साहब कहते हैं कि अगर कराची रहने के काबिल नहीं होता तो 3 करोड़ आवाम जो है यहाँ पर नहीं होती। और फराज साहब से हमारा रब्ता जो है मुनक़ता हो गया। हम कोशिश करेंगे, मैं अपनी टीम से गुजारिश करता हूँ कि उनसे दोबारा रब्ता बहाल किया जाए। टूट टूट की आवाज़ मुझे आई है। तो जनाब ये सिलसिला है और हम कोशिश ये करेंगे कि इसके ऊपर एक तफसीली एक प्रोग्राम करें, और हम कोशिश ये करेंगे कि जो ज़िम्मेदारान हैं, जो ज़िम्मेदारी रखते हैं इस सब चीज़ों के ऊपर, जो नज़र रखते हैं, नोटिफिकेशन निकालते हैं, अमल दरामद करवाने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में कोशिश करेंगे किसी ने उनको प्रोग्राम में भी शामिल करें। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।